चलिए शुरुआत करते हैं। आज का अपना टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम फिजियोलॉजी। यानी हमने इसकी एनाटॉमी में बात कर चुके हैं कि हार्ट की स्ट्रक्चर क्या होती है, कैसे होती है। ठीक है। और ब्लड फ्लो भी हमने पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा मतलब स्ट्रक्चर को भी पढ़ेंगे थोड़ा सा, और कि कुछ फिजियोलॉजी से रिलेटेड टर्म को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जो हार्ट है उसकी एनाटॉमी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा समझने के लिए कि हार्ट में कौन कौन सी संरचनाएं होती हैं। देखिए, देखिए, यहाँ पर हमने क्या है, दीवार को दिखा दिया है। ये जो संरचना है ये क्या है, हार्ट की वॉल है। ठीक है। अब देखिए, ये हृदय है। ठीक है। और हृदय में दो आलिंद होते हैं ऊपर के, और दो निलय होते हैं। तो ये कौन सा आलिंद हो गया? ये हो गया अपना दायां आलिंद। दायां आलिंद है ये संरचना। और ये वाला भाग कौन सा है? बायां आलिंद। बायां आलिंद। इसी तरह से ये वाला भाग दायां निलय। और इसी तरह से ये वाला भाग क्या हो गया? बायां निलय। ठीक। अब हम इसमें बात करें कि जो हर्ट है, ठीक है, दोनों आलिंदों के बीच में जो दीवार है वो क्या कहलाती है? इसका जो पट है वो अंतरा आलिंदी पट कहलाता है। इसी तरह से निलयों के बीच में जो संरचना है वह क्या कहलाती है? अंतरा निलयी पट कहलाता है। तो ये हो गया अंतरा। अंतरा मीन्स बीच में, आलिंदई पट हो गया। और इसी तरह से ये क्या हो गया? अंतरा निलयी पट हो गया। ठीक है। और ये बीच में कौन सी संरचना हो गई? दोनों भाग ये वाले कौन से हो गए? अंतरा आलिंद निलयी पट। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें जो मुख्य संरचनाएं कौन कौन सी होती हैं। देखो, इसमें एक घुंडी नुमा जो कहें या तंत्रिकाओं की एक बनी हुई संरचना होती है। ठीक है। जिसे हम क्या बोलते हैं? एस ए नोड। क्या कहते हैं? एस ए नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ठीक है। इस एस ए नोड का काम क्या है? तंत्रिकाओं का आवेग उत्पन्न करना है। इसका काम क्या है? तंत्रिकाओं का आवेग उत्पन्न करना। यह आवेग क्या करता है? यहां से यह तंत्रिकाओं का आवेग चलता है कहां पर? इन हृदय की पेशियों में, दीवारों। ठीक है। जो क्या करता है? इस हृदय को संकुचित करवाता है। ठीक है। क्या करवाता है? कॉन्ट्रैक्ट करवाता है। तो
एस ए नोड ही हृदय की धड़कन के लिए जिम्मेदार होता है, हृदय के संकुचन शिथिलन के लिए जिम्मेदार होता है और हृदय के मूवमेंट्स के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, इसलिए इस ऐसे नोड को हृदय का पेसमेकर क्या कहते हैं? हृदय का पेसमेकर कहते हैं, और या फिर इसी को क्या कह देते हैं? हृदय का हृदय, हृदय का हृदय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये काम क्या कर रहा है? तंत्रिकीय आवेग उत्पन्न करके हृदय संकुचन करवाता है। ये किसका काम है? ऐसे नोड का काम है। तो ऐसे नोड कहाँ स्थित होता है? स्थिति कहां पर है इसकी? दाएं आलिंद की दीवार में, दाएं आलिंद की दीवार में। ठीक है, तो यहां से इंपल्स चलते हैं। ठीक है, तंत्रिकीय आवेग चलते हैं जो सबसे पहले निलय में क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। निलय में क्या करवाएंगे? संकुचन करवाएंगे। अब निलय में संकुचन हो जाएगा तो ये जो इंपल्स हैं, तंत्रिकीय आवेग हैं, यहाँ पर सॉरी पहले आलिंदों में करवाता है, और क्योंकि शुरुआत में क्या है? आलिंदों में है। ठीक है, आलिंदों में संकुचन होगा तो निलयों में संकुचन जब तक आएगा तो यहां तक आते आते ये इंपल्स क्या हो जाते हैं? कमजोर हो जाते। ठीक है, यानी निलयों में ये संकुचन नहीं करवा पाते, इतने कमजोर हो जाते। तो ये जो तंत्रिकीय इंपल्स हैं कमजोर ना हो, ठीक है, इनकी जो पावर है, ठीक है, वो उतनी ही बनी रहे और आगे ये निलयों में संकुचन करवा सकें। तो इन इम्पल्सों को गति देने के लिए या इन तंत्रिकीय आवेगों को दोबारा से शक्ति देने के लिए एक और नोड पाई जाती है, एस ए नोड जैसी ही, जिसे हम कहते हैं एवी नोड। उसे क्या कहते हैं? एवी नोड कहते हैं, एवी नोड कहते हैं। उसका नाम था साइनोरिकुलर नोड। ये कहां पर है? ये दाएं साइड के आलिंद और निलय के बीच वाले पट पर पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? एट्रियो, ए फॉर एट्रियो, वी फॉर वेंट्रिकुलर, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, और इसका कार्य क्या है? इसके कार्य की बात करें तो कार्य क्या है? इसका कार्य है एवी, ऐसे नोड के, एस ए नोड द्वारा उत्पन्न तंत्रिकीय आवेगों को शक्ति प्रदान कर पूर्ण क्षमता से निलयों में संकुचन करवाना, या निलयों तक पहुंचाकर संकुचन करवाना, संकुचन करवाना। अब जो ये तंत्रिकीय आवेग हैं, ये यहां से तो आ गए कहां तक? ऐसे नोड से निलो आलिंदों में चले गए और आलिंदों से कहा हो गए? एवी नोड पर आ गए। अब एवी नोड से जो ये आवेग हैं यहां से जो पहुंचते हैं निलों में, वो किसके द्वारा पहुंचते हैं? यहाँ से एक विशेष प्रकार के कुछ फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है, उन फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर्स के नाम से जाना। ठीक है, तो यहां पर हम बात करें बंडल ऑफ हिज और परकिंजे फाइबर, ये क्या होते हैं? देखो इसी डायग्राम में बात करते हैं। तो यहां से दो प्रकार के इस तरह से
संरचनाएं निकलती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, बंडल ऑफ हिज कहते हैं। ये अपनी अपनी ओर के निलय की दीवारों में गति कर जाते हैं इस तरह से, ठीक है। और ये भी आगे शाखित रहते हैं, ये क्या रहते हैं, आगे शाखित रहते हैं, जिनको हम बोलते हैं परकिंजे फाइबर, ठीक है। इनको क्या कहेंगे हम, परकिंजे फाइबर। तो ये संरचना क्या हो गई, ये तो हो गया बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, ठीक है। और ये वाले जो छोटे छोटे संरचनाएं हैं, ये क्या हो गई, परकंजे फाइबर। ये क्या है, परकंजे फाइबर, ठीक है। तो परकंजे फाइबर क्या है और बंडल ऑफ हिज क्या है, कि ये जो बंडल ऑफ हिज है, ये तो पाए जाते हैं अंतरा आलिंद निलयी पट के अंदर। तो ये क्या है, बंडल ऑफ हिज। और आगे चल करके ये शाखित हो जाते हैं, पार्श्व दीवारों में जब पहुंचते हैं, इसी को हम क्या बोल देते हैं, परकिंजे फाइबर कह देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से तंत्रिकीय आवेगों का इम्पल्स का क्या होता है, आगे संचरण होता है। तो इनके संचरण की हम बात करें तो गमन किस तरह से होगा, सबसे पहले ऐसे नोड ने इम्पल्स उत्पन्न किए, यह आलिंदी दीवारों में जाते हैं, आलिंदों में संकुचन करवाते हैं, और साथ ही साथ ये इम्पल्स कहाँ पहुंचते हैं, एबी नोड तक पहुंचते हैं। एबी नोड इन्हीं इम्पल्सों को उसी शक्ति से या उसी क्षमता से आगे भेजता है, कहाँ, निलय की पेशियों में, जिससे कि निलय इनको क्या कर सके, निलय संकुचित हो सके। तो इस एबी नोड की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्योंकि ऐसे नोड के जो तंत्रिकीय आवेग हैं वो निलयों तक पहुंचते पहुंचते कमजोर हो जाते हैं। तो कमजोर हो जाएंगे तो निलय पूरी तरह से संकुचित नहीं हो पाएंगे। तो निलयों में संकुचन को पूर्ण क्षमता से करने के लिए, तो निलयों को पूर्ण रूप से संकुचित करवाने के लिए एबी नोड की आवश्यकता पड़ी। और एबी नोड क्या करती है, फिर इन इम्पल्सों को पूरी शक्ति प्रदान करके बंडल ऑफ हिज के द्वारा जो निलय है उनकी दीवारों में पहुंचाती है। और परकिंजे फाइबर के द्वारा कहाँ है ये, बंडल ऑफ हिज, और आगे ये बंडल ऑफ हिज शाखित होकर के क्या बनाते हैं, परकिंजे फाइबर बनाते हैं और निलयों को पूर्ण रूप से संकुचित करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हृदय में संकुचन और शिथिलन होता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी किससे संबंधित बात, हृदय के ऐसे नोड और एवी नोड से संबंधित, ठीक। तो देखो, तो वही चीज है, ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ एज और परकिंजे फाइबर, क्या क्या चीजें ये होती हैं, ठीक है। तो ऐसे नोड को ही हम क्या बोल देते हैं, बात कर चुके हैं हम, ठीक है। हृदय का पेसमेकर या हृदय का हृदय के नाम से इसे जाना जाता है। एवी नोड ऐसे नोड के इम्पल्स को दोबारा से शक्ति प्रदान करके निलयों तक पहुंचाता है। बंडल ऑफ एज अंतरा निलयी पट में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये, अंतरा निलयी पट में, अंतरा निलयी पट में उपस्थित। और क्या करते हैं, एवी नोड के इम्पल्स या तंत्रिकीय आवेग का संचरण करते हैं, आवेग का संचरण करते हैं, ठीक है। परकिंजे फाइबर ये निलयी दीवारों में पाए जाते हैं, दीवारों में काम क्या है, वही इम्पल्स को आ, आगे पहुंचाना और निलयों में संकुचन को प्रेरित करना, ठीक है। तो ये बात हो गई अपने हृदय से संबंधित। अब जब हृदय संकुचित होता है, ठीक है, या शिथिलन होता है, संकुचन और शिथिलन के समय हृदय से कुछ विशेष प्रकार की आवाजें आती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं हार्ट साउंड, हृदय की आवाजें, ठीक है। तो जब हृदय पंप करता है, ठीक है, रक्त बाहर निकलता है, और शिथिलन करता है तो रक्त उसमें प्रवेश करता है। तो उस समय जो कुछ विशेष प्रकार की आवाजें आती हैं, ठीक है। तो उन आवाजों को हम क्या बोलते हैं,
हट साउंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है? तो अब ये आवाज़ें कौन-कौन सी होती हैं? लब और डब के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है? कौन-सी आवाज़ों के नाम से जाना जाता है इनको? लब और डब के नाम से जाना जाता है। अब जो ये लब है, ठीक है? लब साउंड, इसको हम बोलते हैं S1 साउंड के नाम से इसको जाना जाता है। यानी हृदय की जो पहली धड़कन है, वो कौन-सी है? लब है। अब जो डब है, वो कौन-सी है? हृदय की दूसरी आवाज़ है। अब ये आती किस वजह से है? यह आती है अंतरा आनंद निलयी जो कपाट हैं या वाल्व हैं, डाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड जो वाल्व हैं, उनके बंद होने के कारण आती है। ठीक है? कैसे? यहाँ पर वाल्व पाए जाते हैं, अंतरा आनंद निलयी, ठीक है? और यहाँ पर जो रक्त आता है, ठीक है? ये किसके द्वारा आ रहा है? महाश्रा के द्वारा। और यहाँ से जो निलय से जो रक्त जाता है, वो किसके द्वारा जाता है? पल्मोनरी धमनी के द्वारा। पल्मोनरी धमनी के द्वारा जाता है, ठीक है? और ये कहाँ पहुँचेगा? फेफड़ों में पहुँचेगा और फेफड़ों से शुद्ध होकर के रक्त कहाँ आता है? पल्मोनरी सिरा के द्वारा। पल्मोनरी सिरा के द्वारा। ये कौन-सा आलंद है? कौन-सा है? बायाँ, ठीक है? ये बायाँ आलंद है और इधर का कौन-सा है ये? दायाँ आलंद हो जाएगा, दायाँ भाग है। तो बाएँ आलंद में पल्मोनरी सिरा सिराओं में जबकि कैसा रक्त बहता है? विशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा क्या है? धमनी और सिराओं के अपवाद हैं, ठीक है? पल्मोनरी सिरा में शुद्ध रक्त बहता है और पल्मोनरी धमनी में विशुद्ध रक्त बहता है और यहाँ से ये रक्त बाएँ निलय में आता है और यहाँ से यह रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के लिए जाता है, ठीक है? सॉरी, महाधमनी द्वारा शरीर के विभिन्न भागों के लिए जाता है, ठीक है? जिसे हम बोलते हैं अरोटा, ठीक? अब जो दायाँ भाग है, ठीक है? यहाँ क्या पाए जाते हैं? अंतरा आलनली कपाट, ट्राइकस्पिड वाल्व, ठीक है? और बाइकस्पिड वाल्व, विशुप्स पाए जाते हैं। अब जब जो हृदय है, ठीक है? यहाँ पर संकुचित होंगे, सबसे पहले क्या है? आलंद संकुचित होंगे, तो आलंदों से रक्त कहाँ आएगा? निलयों में आएगा। जब आलंद संकुचित होते हैं तो क्या होता है? आलंदों से रक्त कहाँ आता है? निलयों में आता है, ठीक है? अब इसके बाद क्या होंगे? निलय संकुचित होंगे, आलिंद रन शुरू हो जाएगा। तो आलिंद जब संकुचित होते हैं, ठीक है? आलिंद संकुचित होते हैं तो रक्त कहाँ आता है? निलयों में आता है। और जब निलय संकुचित होते हैं, तो निलयों जब संकुचित होते समय ये जो वाल्व हैं, अंतरा आलिंद निलयी जो कपाट हैं, ये बंद होते हैं प्रेशर की वजह से, जिससे कि रक्त वापस आलिंदों में ना जाए। तो इनके बंद होने पर जो आवाज आती है, ठीक है? पहले क्या होंगे? ये अंतरा आलिंद निलयी जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं, ठीक है? और बाइकस्पिड वाल्व हैं, ये क्या होते हैं? बंद होते हैं और इनके बंद होने से जो आवाज आती है, वो कौन-सी आती है? लब साउंड आती है। तो अंतरा आलिंद निलयी वाल्व के बंद होने पर जो उत्पन्न ध्वनि है, वह कौन-सी होती है? लब होती है, जो कि हृदय के संकुचन के समय उत्पन्न होती है। क्योंकि भाई कॉन्ट्रैक्शन ही तो हो रहा है। क्योंकि निलयों का संकुचन हो रहा है। निलयों के संकुचन होने की वजह से जो रक्त है, पहले तो आलिंदों में जाने से रुके और आलिंदों में जाने से कब रुकेगा? जब पहले अंतरा आलिंद निलयी जो वाल्व हैं, ये बंद होंगे। जैसे ही ये बंद होते हैं, तो इनके बंद होने पर एक साथ आवाज आती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? लब साउंड
कहते हैं। तो जब ये बंद हो जाते हैं, अब रक्त के निकलने के लिए जब बराबर निलय संकुचित हो रहे हैं, तो दाब बढ़ेगा। अब रक्त को तो कहीं न कहीं जाना है ना, रक्त तो जाएगा। तो रक्त कहाँ जाता है? यहाँ से तो जाएगा पल्मोनरी धमनी में, और यहाँ से कहाँ जाएगा? ये इन नलियों से अरोटा के अंदर प्रवेश करता है। ठीक है? तो फिर उस समय पर क्या होता है कि अंदर प्रवेश कर गया। अब जब निलय शिथिलन होता है, निलों में क्या होता है? शिथिलन होता है। तो जो सेमिन्यूलर बाल्व हैं, जो कि इसके अंदर कौन से बाल्व पाए जाते हैं? अर्धचंद्राकार पार्ट पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं यहाँ पर? इन दोनों में अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्राकार वाल्व पाए जाते हैं या कपाट पाए जाते हैं। ठीक है? जिनको बोलते हैं हम सेमिन्यूलर बाल्व। ठीक है? तो देखो, जो पहली साउंड आ रही है, S1 साउंड आ रही है, वो कब आ रही है? संकुचन के समय। ठीक है? पहले आलंद संकुचित हुए, फिर उसके बाद निलय संकुचित हुए। तो जैसे ही निलय संकुचित होते हैं, तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व हैं और बाइकस्पिड वाल्व हैं, जो किसके बीच में है? आलंद और निलयों के बीच में उपस्थित होते हैं। तो संकुचन की वजह से दाब बढ़ने के कारण ये वाल्व जब बंद होते हैं, तो पहली साउंड आती है कौन सी? लब। इसीलिए लब साउंड को हम क्या बोल रहे हैं कि यह हृदय के संकुचन के समय उत्पन्न होती है। ठीक है? इसकी वजह से उत्पन्न होती है, आलंद निलयी कपाटों के बंद होने की वजह से होती है। ठीक है? दोनों पॉइंट हो गए क्लियर। और पहली हर्ट साउंड होती है। अब दूसरी है लब साउंड। ठीक है? लब साउंड की बात करें तो लब साउंड कौन सी है? जब ये निलय शिथिलन होता है, ठीक है, रिलैक्स होते हैं, उस समय जो रक्त बह रहा था वो तो चला गया आगे, लेकिन रक्त वापस ना आए हृदय में लौट करके, तो ये अर्धचंद्राकार कपाट इधर की तरफ के यानी पल्मोनरी धमनी के और महाधमनी के दोनों के क्या होते हैं? बंद होते हैं। क्यों बंद होते हैं? कि जो रक्त है वो वापस हृदय में ना आए। तो बंद होते समय ये एक विशेष प्रकार की आवाज करते हैं, जिसे हम बोलते हैं लब साउंड। तो जो लब साउंड है वो कब आ रही है? जब हृदय रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, स्खलन हो रहा है। तो जो लब साउंड है वो हृदय के स्खलन से संबंधित है, और जो डब साउंड है वो हृदय के संकुचन से संबंधित होती है। दूसरा पॉइंट, कि जो डब साउंड है वो आलिंद निलयी कपाटों के बंद होने से उत्पन्न होती है, जबकि लब साउंड चंद्राकार कपाट सेमी ल्यूनर वाल्वों के बंद होने से उत्पन्न होती है। ठीक है? तो देखिए, ये चीजें इसमें S1 साउंड है, ये S2 साउंड है। ये अंतरा आलिंद निलयी वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है। ये पल्मोनरी धमनी और महाधमनी के सेमिल्यूनर बालों के बंद होने पर उत्पन्न होती है। ठीक है? और यह हृदय के संकुचन से संबंधित है, और ये हृदय के शिथिलन से संबंधित है। और संकुचन में भी विशेषकर किसके संकुचन से होती है ये? ठीक है? इसकी भी बात हम करें, तो जो संकुचन है वो किसके संकुचन से संबंधित है? ये निलयी संकुचन, निलयी संकुचन के समय उत्पन्न। दूसरा, जो पल्मोनरी महाधमनी के सेमिनोलर वाल्वों के बंद होने पर उत्पन्न होती है, और कैसी है? शिथिलन। ठीक है? लेकिन किसके शिथिलन के समय? निलयों के शिथिलन के समय, निलयी शिथिलन। क्योंकि जिससे कि निलय शिथिलन हो रहे हैं, तो उस समय जो रक्त है महाधमनी से और पल्मोनरी धमनी से वापस ना आए, उसको रोकने के लिए अर्धचंद्राकार कपाट बंद होते हैं। ठीक है? तो उस समय ये एक विशेष प्रकार की साउंड निकलती है, जिसे हम बोलते हैं डब साउंड। ठीक है? तो इस तरह से लब और डब साउंड ये होती है। लब को बोलते हैं S1 साउंड और डब को बोलते हैं हम S2 साउंड। अब जो ये आवाजें हैं, लब और डब साउंड, इनको, जो हृदय की आवाज है लब डब साउंड हो गई, ठीक है, और कोई जो दूसरी अलग तरह की आवाज है, उन आवाजों को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? मोनोकार्डियोग्राम कहलाता है। मोनो मीन्स आवाज के लिए शब्द यूज करते हैं, कार्डियो हृदय के लिए यूज करते हैं, ग्राम माने तो किसी आरेख के रूप में प्रदर्शित करना। तो किसकी आवाज? कार्डियो यानी हृदय की। मोनो मीन्स आवाज। ठीक है? हृदय की आवाज को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? फोनोकार्डियोग्राम कहलाता है। क्या कह देते हैं इसे?
फोनोकार्डियोग्राम। ठीक है, तो यह बात हो गई अपनी किससे संबंधित, हृदय की आवाजों से संबंधित। ठीक है, अब देखिए, अब है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ठीक है, काफी नाम सुना होगा आपने कि भाई ईसीजी करानी है। तो ईसीजी क्यों कराई जाती है? हम बात कर रहे हैं कि यदि अपना हृदय नॉर्मल है, ऐसे नोड अपनी प्रॉपर काम कर रही है, एवी नोड अपनी प्रॉपर काम कर रही है, तो जो इम्पल्स हैं, ठीक है, वो सही तरह से जनरेट होंगे और हृदय के संकुचन और शिथिलन भी सही तरीके से होंगे। हृदय से जो रक्त निकलेगा वो अंगों को बराबर पहुंचेगा। लेकिन यदि एस ए नोड या ए बी नोड काम करना कम कर देती है, इम्पल्स की जो पावर है वो कम हो जाती है, तो आलिंदों के संकुचन में या निलयों के संकुचन में या इन दोनों के शिथिलन में क्या होती है, समय लगता है, देरी होती है। उस वजह से जो हृदय की धड़कन है वो कमजोर होने लगती है। ठीक है, और हृदय की धड़कन कमजोर होने लगेगी तो रक्त की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी, और रक्त की सप्लाई शरीर को जब प्रॉपर नहीं होगी तो कहीं ना कहीं टिश्यू डैमेज या अन्य समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ठीक है, तो ईसीजी के द्वारा हमें क्या पता चलता है कि जो हृदय की धड़कन है वो कैसी है, और आलिंद और निलयों में संकुचन और शिथिलन किस तरीके से हो रहा है, प्रॉपर टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सही टाइम के अंदर अंदर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो सब चीजें हृदय की जो क्रिया विधि है उसको हमें ये बताती है। ठीक है, तो देखो, हृदय की इलेक्ट्रिक गतिविधियों को ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना ही या उनको दर्शाना ही क्या कहलाता है, ईसीजी कहलाता है। अब ईसीजी जो होती है उसका एक विशेष प्रकार का ग्राफ होता है। ठीक है, उसमें कुछ भाग होते हैं जैसे पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव। उसको हम इस तरह से समझें। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये क्या होता है, डायग्राम ईसीजी का। ये पी वेव, ये क्यू आर और एस और ये टी, इस तरह से ये होते हैं, इसके ये भाग होते हैं। ये वाला भाग हो गया पी वेव, और ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स हो गया। ठीक है, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स, और ये टी वेव। तो ये प्रदर्शित क्या करती है, देखो, टी वेव प्रदर्शित करती है कि आलिंदों में संकुचन किस प्रकार से हो रहा है। ये किससे संबंधित है, आलिंदों में संकुचन से। और क्यू आर एस जो ये पूरा बनता है ये किससे संबंधित है, आलिंदों में शिथिलन से और निलयों में संकुचन से संबंधित होता है। जबकि टी वेव जो बनती है वो निलयों में शिथिलन से संबंधित होती है। ठीक है, तो नॉर्मल तो होता है इस तरह से। यदि कहीं इस तरह से है कि टी वेव इस तरह से छोटी सी बनी या फिर बहुत बड़ी बन गई इस तरह से, ठीक है, क्यूआरएस जो कॉम्प्लेक्स है वो ज्यादा तीखा और जल्दी बन गया, या फिर वहीं की वहीं रह गया, थोड़ा सा इतना ही बना। ठीक है, तो इस तरह की जब अनियमितता आती है तो हम इसी की सहायता से पता लगाते हैं कि भाई हृदय में कौन से भाग में या संकुचन में शिथिलन में आलिंदों में आ रही है या नीलों में आ रही है, किस यहाँ पर जो समस्या है वो आ रही है। ठीक है, तो ये होती है ईसीजी। ईसीजी किसे कह रहे हैं, कि जो हृदय के इलेक्ट्रिक जो गतिविधि है, ठीक है, इलेक्ट्रिक गतिविधि यानी जो इम्पल्स हैं, तंत्र की आवेग हैं, उनके फलस्वरूप जो भी गतिविधि हो रही है एसए नोड और एपी नोड के द्वारा, परकिंजे फाइबर के द्वारा, ठीक है, तो वो गतिविधि किस प्रकार से हो रही है, यानी संकुचन और शिथिलन किस प्रकार से हो रहे हैं, उसको बताने के लिए, उसको ज्ञात करने के लिए, ठीक है, क्या करते हैं, ईसीजी करते हैं। और इस तरह से पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी वेव के द्वारा हमें इसके अलग अलग भागों के संकुचन और शिथिलन का पता चलता है। ठीक है, अब है कार्डियक साइकिल। वैसे हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन कार्डियक साइकिल किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें इसके खोजकर्ता कौन थे, विलियम हार्वी। ठीक है, और हृदय की जो नॉर्मल धड़कन है, हम अपनी मनुष्यों में बात करें तो वो कितनी होती है, 72 होती है, यानी एक मिनट में जो अपना हृदय है वो 72 बार यानी 72 बार धड़कता है। और दो हृदय धड़कनों के बीच में, यानी पहली हृदय धड़कन हुई,
ठीक है, उसके बाद हृदय दूसरी बार धड़केगा। तो इस बीच में हृदय के बीच में क्या है, हृदय कुछ ना कुछ काम तो करेगा। ठीक है, तो दो धड़कनों के बीच में हृदय में जो भी कार्यक्रम चल रहा होता है, संकुचन, शिथिलन, आलंद संकुचित हो रहे हैं, उसके बाद निलय संकुचित हो रहे हैं, निलय संकुचित हो रहे हैं, उस समय आलंद शिथिलन हो रहा है, फिर उसके बाद दोनों में क्या हो रहा है, शिथिलन हो रहा है। ठीक है, तो आलंदों के संकुचन और शिथिलन का जो भी प्रोग्राम चलता है, ठीक है, यानी दो धड़कनों के बीच में, एक हृदय धड़कन से लेकर दूसरी धड़कन के मध्य में जो भी लयबद्ध परिवर्तन होते रहते हैं, उन लयबद्ध परिवर्तनों को ही हम क्या बोलते हैं, हृदय चक्र कहते हैं, कार्डियक साइकिल के नाम से जाना जाता है। ठीक, अब जो हृदय चक्र की कौन कौन सी घटनाएं होती हैं मुख्य रूप से, एक होता है आलिंदयी संकुचन, ठीक है, यानी आलिंदयी प्रकुंचन कह देते हैं। दूसरा होता है निलयी प्रकुंचन, यानी निलय क्या होंगे, संकुचित होंगे। और तीसरा होता है पूर्ण हृदय अनुशीतलन, यानी पूरा का पूरा हृदय क्या हो रहा है, उस समय रिलैक्स कर रहा होता है। ठीक है, आलिंदी प्रकुंचन की बात करें तो कितने समय में आलिंद संकुचित हो जाते हैं, 0.1 सेकंड के लिए आलिंद क्या होते हैं, संकुचित होते हैं। उस 0.1 सेकंड में ही आलिंद संकुचित होते हैं और पूरे रक्त को निलय में पहुंचा देते हैं। इस तरह से बात करें हम, तो यहां से जो आलिंद है ये कितनी देर के लिए संकुचित होंगे, ऊपर वाले भाग 0.1 सेकंड के लिए, और 0.1 सेकंड में पूरा दोनों तरफ के आलिंदों से दोनों तरफ के निलय में क्या आ जाएगा, रक्त आ जाएगा। अब 0.1 सेकंड के बाद आलिंद क्या करेंगे, रिलैक्स होना प्रारंभ कर देंगे। क्या शुरू कर देंगे, ये रिलैक्स होना शुरू कर देंगे। और 0.1 सेकंड के बाद किसमें संकुचन होगा, निलयों में, और कितनी देर के लिए होगा, 3 सेकंड, 0.3 सेकंड के लिए संकुचन होगा। ठीक है, अब 0.3 सेकंड के लिए क्या हो गया, संकुचन हो गया। तो इसके बाद यानी 0.1 सेकंड में ये संकुचित हो गए और 0.3 सेकंड में ये संकुचित हो गए। ठीक है, और जबकि एक कार्डियक साइकिल में टोटल समय कितना लगता है, यदि हम 60 में 72 का भाग लगाएं तो कितना आता है, 0.8 सेकंड आता है। यानी एक हृदय धड़कन को कितना समय लगता है, 0.8 सेकंड लगता है। तो 0.8 सेकंड में से 0.1 सेकंड के लिए तो आनंद संकुचित हुए, और 0.3 सेकंड के लिए कौन संकुचित हुए, निलय संकुचित हुए। ठीक है, अब बाकी के 0.4 सेकंड के लिए, ठीक है, दोनों ही रिलैक्स होते हैं, आनंद भी में भी रिलैक्स चल रहा होता है और निलयों में भी रिलैक्स चल रहा होता है। ठीक है, दोनों में शिथिलन कितने समय के लिए चलता है, 0.4 सेकंड के लिए। लेकिन यदि केवल आलिंद की बात करें कि आलिंद कितनी देर संकुचित रिलैक्स होते हैं 0.8 सेकंड में से, तो भाई 0.8 सेकंड थी उनमें से आलिंदों ने काम कितनी देर किया, 0.1 सेकंड। यानी 0.8 सेकंड थी उनमें से आलिंदों में संकुचन कितनी देर के लिए हुआ, 0.1 सेकंड के अंदर इन्होंने अपना काम फिनिश किया। बाकी के समय ये क्या करते हैं, रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। तो कितना देर आराम करेंगे ये, केवल आलिंदों की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो 0.1 सेकंड में काम करके फ्री हुए, और समय है कितना, 0.8 सेकंड। तो बाकी के 0.7 सेकंड आलिंद क्या करते हैं, आराम करते हैं। ठीक है, अब 0.8 सेकंड में से निलय कितनी देर काम कर रहे हैं, 0.3 सेकंड कर रहे हैं। तो केवल निलय निलय की बात करें तो निलय कितनी देर आराम कर रहे हैं, 0.5 सेकंड के लिए निलय रिलैक्स करते हैं। लेकिन बराबर यानी साथ साथ कितनी देर ये दोनों आपस में आराम करते हैं, तो 0.4 सेकंड के लिए दोनों साथ साथ में आराम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है कार्डियक साइकिल। अब देखो कुछ टर्मिनोलॉजी है। पहला है स्ट्रोक वॉल्यूम, फिर है कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, अभी हमने बात की थी कि हृदय 1 मिनट में यानी 60 सेकंड में कितनी देर मतलब कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। ठीक है, तो एक कार्डियक साइकिल कितने समय का होता है, 0.8 सेकंड का होता है। ठीक है, तो हृदय द्वारा या फिर निलय के द्वारा बात करें तो प्रति मिनट प्रवाहित किए गए रक्त की मात्रा, क्योंकि मुख्य रूप से रक्त को तो शरीर में कौन भेज रहा है, निलय ही भेज रहे है ना। तो नॉर्मली यदि हम बात करें कि जो हृदय हमारे शरीर के लिए जो रक्त प्रवाहित हो रहा है वो कहाँ से होता है, निलयों से होता है। ठीक है, जो दायां निलय है उसके द्वारा तो जो रक्त है वो पल्मोनरी धमनी के द्वारा, ठीक है, उसके द्वारा पल्मोनरी धमनी के द्वारा जो अशुद्ध रक्त है वो फेफड़ों में जाता है।
और इधर जो राइट साइड का है, ठीक है, सॉरी लेफ्ट साइड का है, जो बायां जो निलय है उसके द्वारा क्या निकलता है, वहां से गरौटा निकलती है, महाधमनी निकलती है, उसके द्वारा रक्त पूरे शरीर में पहुंचता है। तो प्रति धड़कन प्रवाहित किए गए रक्त की मात्रा, शरीर में कितना रक्त प्रवाहित निकाला गया, इसके द्वारा, निलय के द्वारा, तो वही क्या कहलाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है। अब स्ट्रोक वॉल्यूम की हम बात करें तो ये कितना होता है, जो भी है, ठीक है, ये क्या कहलाता है, उसका स्ट्रोक वॉल्यूम कहलाता है। कार्डियक आउटपुट किसे कहेंगे, हृदय से प्रति मिनट, यानी हम यहां तो बात कर रहे हैं हम एक धड़कन की, यानी 0.8 सेकंड में जितना रक्त निकाला गया है, इसके द्वारा, हृदय के द्वारा। लेकिन हृदय कितनी बार धड़कता है, 72 बार धड़कता है। तो 72 बार में फिर कितना रक्त निकाला जाएगा, तो एक बार में जितना निकाला गया उसका हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 72 से। ठीक है। तो वो क्या आ जाएगा, इसका कार्डियक आउटपुट आ जाएगा, यानी 1 मिनट में हृदय के द्वारा निकाला गया आयतन, रक्त का आयतन क्या कहलाता है, कार्डियक आउटपुट कहलाता है। तो हृदय से प्रति मिनट निकाले गई रक्त की मात्रा क्या कहलाती है, कार्डियक आउटपुट कहलाती है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि स्ट्रोक वॉल्यूम का मल्टीप्लाई यदि हम हार्ट रेट से कर दें तो वो क्या कहलाएगा, कार्डियक आउटपुट कहलाएगा। ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट से संबंधित। तो कार्डियक आउटपुट किसे कह रहे हैं, एक धड़कन में निलय के द्वारा शरीर को प्रवाहित किया गया रक्त। और ठीक है, ये तो हो गया कौन सा अपना स्ट्रोक वॉल्यूम। और कार्डियक आउटपुट यानी हृदय के द्वारा 1 मिनट में जितना रक्त प्रवाहित किया गया वो क्या कहलाता है, कार्डियक आउटपुट कहलाता है। अब देखिए, ये एक अलग से टॉपिक है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन। तो ब्लड सर्कुलेशन को यदि हम समझें तो देखो, रक्त प्रवाह विशेषकर हम बात करें तो पूछा जाता है कि एक तो होता है आपका रक्त परिसंचरण से बात करते हैं हम, रक्त परिसंचरण। हालांकि हमने सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन इसको एक स्टेप में समझना बहुत जरूरी है। तो रक्त परिसंचरण शरीर में कितने प्रकार के होते हैं, पहला होता है फुफ्फुसीय परिसंचरण। फुफ्फुसीय परिसंचरण, रक्त परिसंचरण लिख सकते हैं, फुफ्फुसीय रक्त परिसंचरण। ठीक है। दूसरा होता है अंगीय परिसंचरण, अंगीय रक्त परिसंचरण। और एक होता है भ्रूणीय रक्त परिसंचरण, भ्रूणीय रक्त परिसंचरण। और कई बार एक अलग से पूछ लिया जाता है कि दोहरा परिसंचरण किसे कहते हैं, दोहरा रक्त परिसंचरण किसे कहते हैं। ठीक है। तो देखो, अब इनको समझे हम थोड़ा सा, तो क्या होता है कैसे है, अलग से स्लाइड में बात करते हैं। ये हमारा हृदय है, ये आलिंद हो गए, ये राइट, ये लेफ्ट, ये निलय हो गए। ये हमारा शरीर है, ठीक है, शरीर है, अंग है, ऊतक है, कुछ भी मान लें। और यहाँ पर हैं हमारे फेफड़े। तो शरीर से जो अशुद्ध रक्त है वो कहाँ जा रहा है, महाशिरा के द्वारा। किसके द्वारा जा रहा है, महाशिरा। महाशिरा दो होती हैं, एक तो होती है अग्र महाशिरा और एक होती है पश्च महाशिरा, अग्र और पश्च। तो एक अग्र जो है हमारे कहाँ से, हेड से, गर्दन से, ठीक है, और अपने उग्रपादों से शुद्ध रक्त को लेकर के कहाँ आती है, हृदय में लेकर के आती है। इस तरह से मान लो कि यहाँ से एक दूसरी महासरा आई, ठीक है,
और ये दूसरी हो गई। अग्र और पश्च महासारा दोनों अशुद्ध रक्त को कहाँ लेकर के आती हैं? आलिंदों में लेकर के आती हैं, यानी दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त को लेकर के आती हैं। यह अशुद्ध रक्त यहां से कहाँ पहुंचेगा? दाएं निलय में पहुंचेगा, और दाएं निलय से यह अशुद्ध रक्त किसके द्वारा जाता है? फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जाता है। रक्त अशुद्ध है, लेकिन किसके द्वारा जा रहा है ये? फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जा रहा है। और यहाँ पर क्या होता है? ऑक्सीजनेशन, यानी रक्त का शुद्धिकरण। और अब ये शुद्ध रक्त यहां से, ये शुद्ध रक्त कहाँ आता है? आलिंद में आता है, लेकिन कौन से आलिंद में आ रहा है ये? बाएं आलिंद में। ठीक है, बाएं आलिंद में आ जाता है। वो बाएं आलिंद से कहाँ पहुंचता है? बाएं निलय में पहुंचता है। और बाएं निलय से यह शुद्ध रक्त क्या निकलती है? महाधमनी निकलती है। महाधमनी, इस महाधमनी के द्वारा शरीर के लिए इसको सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो अब यहां पर समझने वाली बात है, देखो, जब रक्त आलिंदों से किससे निकल करके, ये कौन सा निलय है? दायां। ठीक है, तो ये दायां निलय हो गया। इस दाएं निलय से निकल करके फेफड़ों में पहुंचता है, और फेफड़ों से रक्त शुद्ध होकर के वापस बाएं आलिंद में आता है। तो यह तो कहलाता है फुफ्फुसीय परिसंचरण। क्या कहलाता है? फुफ्फुसीय परिसंचरण। फुफ्फुस यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो अशुद्ध रक्त है वह फेफड़ों में शुद्धिकरण के लिए जाता है, और शुद्ध होकर के वापस कहाँ आ रहा है? बाएं आलिंद में आता है। ठीक है, ये क्या हो गया? पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब बात करें हम अंगीय परिसंचरण की, ठीक है, या तंत्रीय परिसंचरण की। क्या बोलेंगे? तंत्रीय परिसंचरण, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। उसी को हम क्या बोल देंगे? अंगीय की जगह इसको तंत्रीय परिसंचरण, यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अलग अलग जो तंत्र हैं उनके लिए रक्त कैसे पहुंचता है। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? सिस्टेमिक सर्कुलेशन किसे कह रहे हैं? कि हृदय से रक्त का महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों या तंत्रों तक पहुंचना, और फिर विभिन्न तंत्रों से जो रक्त है उसका महाशिरा के द्वारा कहाँ आना? हृदय में आना। ये क्या कहलाता है? सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहलाता है। कौन सा कहलाता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन? हृदय से रक्त का शरीर के विभिन्न अंगों या तंत्रों तक पहुंचना, और उन तंत्रों से अशुद्ध रक्त का वापस हृदय में आना। ठीक है, सर्कुलेशन हो रहा है, रक्त कहाँ से? हृदय से अंगों के लिए हो रहा है, और अंगों से वापस हृदय के लिए हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? तंत्रीय संचरण बोल देते हैं, या सिस्टेमिक सर्कुलेशन कह देते हैं। और जब फुफ्फुसीय और तंत्रीय प्रसंचरण का एक साथ दोनों का हम उपयोग करें, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। क्यों कहते हैं दोहरा परिसंचरण? किसे कहते हैं? कि जब रक्त किसी भी अंग में या तंत्र में पहुंचने से पहले जब 2 बार हृदय से गुजरता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। कैसे? भाई, शरीर में पहुंचेगा रक्त, इसमें पहुंचने से पहले इस हृदय में होकर के 2 बार गुजर रहा है। कैसे गुजर रहा है? पहली बार शरीर से रक्त गया, हृदय में गया, हृदय में, हृदय से कहा मतलब आलिंद में पहुंचा, आलिंद से निलय में पहुंचा, एक बार पहुंच गया हृदय में, वापस कहाँ गया? फेफड़ों में गया, शुद्ध हुआ, फिर दोबारा से फिर हृदय में आ गया। एक बार तो कहाँ? शरीर से पहुंचा। ठीक है, मतलब शरीर से या विभिन्न अंगों से या तंत्रों से क्या रक्त निकल करके हृदय में पहुंच रहा है। अब यदि ये वापस सीधा आ जाता तो इसे हम दोहरा नहीं बोलते। लेकिन क्या हो रहा है कि ये अशुद्ध रक्त हृदय में पहुंच रहा है, हृदय में पहुंचने के बाद ये वापस कहाँ जा रहा है? फिर फेफड़ों में जा रहा है, फेफड़ों में जाने के बाद कहाँ आ रहा है? फिर हृदय में आ रहा है। ठीक है, और फिर हृदय से फिर कहाँ आ रहा है? शरीर में आ रहा है, यानी विभिन्न तंत्रों में आ रहा है, अंगों में आ रहा है। तो इस शरीर में या अंग में या तंत्र में आने से पहले जो रक्त है वो 2 बार हृदय से गुजरता है, और इसी को हम क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो इसको किस तरह से हम कर सकते हैं? देखो,
फुफ्फुसीय परिसंचरण, ये क्या है? रक्त का हृदय से फेफड़ों में जाना और शुद्ध होकर ऑक्सीजनीकरण, ऑक्सीजनीकृत रक्त का वापस हृदय में आना क्या कहलाता है? फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है। तो इसको हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं, यदि डायग्राम के रूप में यदि हम दिखाएं इसको, ठीक है, तो यहां से ये फेफड़े हो गए, फुफ्फुस से धमनी से गया रक्त और वापस कहाँ गया? ये इस तरह से, ठीक है। ये क्या हो गई? फुफ्फुसीय धमनी। और ये क्या हो गई? फुफ्फुसीय सिरा। तो ये जो रक्त परिसंचरण है, ये क्या कहलाता है? फुफ्फुसीय परिसंचरण कहलाता है। तो जो रक्त है वो कहाँ जाता है? ये कौन सा है? दाएं आलिंद से, दाएं आलिंद में रक्त पहुंचा और दाएं आलिंद से कहाँ गया? फेफड़ों में गया और फेफड़ों से कहाँ गया? वापस बाएं आलिंद में आ जाता है। तो ये कौन सा प्रसंचरण कहलाता है? उसी प्रसंचरण कहलाता है। ठीक है। अब बात करें हम इसकी अ, तंत्रीय परिसंचरण की। तंत्रीय परिसंचरण में क्या होगा? तंत्रीय परिसंचरण में कि जो हृदय है, ठीक है, ये क्या है? महाधमनी। तो महाधमनी के द्वारा जो रक्त है वो कहाँ आता है? किसी भी तंत्र में या अंग में या शरीर को पहुंचता है। ठीक है, यहाँ पर रक्त आ गया। अब इसके बाद ये जो रक्त है वापस कहाँ पहुंचता है? दाएं आलिंद में पहुंचता है, जिसको हम बोल देते हैं महाशिरा। तो ये क्या कहलाता है? तंत्रीय परिसंचरण कहलाता है। तंत्रीय परिसंचरण में क्या होगा? ये जो रक्त है, रक्त कौन से भाग से जा रहा है? ये निलय से जा रहा है, और निलय भी कौन सा? बाएं निलय। रक्त बाएं निलय से बाएं निलय से कहाँ पहुंचता है? तंत्र में, किसी भी तंत्र में या फिर अंग में। और इस अंग से यह जो रक्त है, ठीक है, कहाँ आता है? वापस हृदय में आता है। और हृदय में कौन से भाग में आता है? दाएं आलिंद में। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? तंत्रीय परिसंचरण कहलाता है। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से हम क्या बोलते हैं? दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि दोहरा परिसंचरण किसे कह रहे हैं? रक्त का किसी भी अंग में या शरीर में पहुंचने से पहले हृदय से 2 बार गुजरना ही क्या कहलाता है? दोहरा परिसंचरण कहलाता है। अब हम बात करें तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, वो है भ्रूणीय परिसंचरण। ये क्या है? देखो, भ्रूणीय परिसंचरण का मतलब है कि जब बच्चा भ्रूण के रूप में, फीटस के रूप में मां के गर्भ में होता है, तो उसको रक्त सप्लाई किस प्रकार की होती है? जो अभी हमने बात की, दोनों में शुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त अलग अलग प्रकार का था। ठीक है, हृदय में कहीं भी शुद्ध और अशुद्ध रक्त मतलब नहीं मिल रहा था। यदि हम बात करें
कि हृदय के किस भाग में शुद्ध रक्त होगा, किस भाग में अशुद्ध रक्त होगा। तो देखो, शरीर से यहाँ से अशुद्ध रक्त गया, कौन से में, दाएं आलिंद में, और फिर दाएं आलिंद से दाएं निलय में गया। तो इन दोनों भागों में, यानी दाएं आलिंद और दाएं निलय में कैसा रक्त है, यहाँ लिख दें, दाएं आलिंद व निलय में अशुद्ध रक्त उपस्थित। ठीक है। और जबकि बाएं में कैसा है, तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आया, बाएं आलिंद में आया, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आया, और बाएं निलय से ये रक्त शरीर के लिए चला गया। तो बाएं आलिंद और बाएं निलय में, बाएं आलिंद व बाएं निलय में शुद्ध रक्त उपस्थित होता है। शुद्ध रक्त से मतलब है ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनीकृत रक्त उपस्थित होता है। ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया, शुद्ध और अशुद्ध रक्त क्या है, इसमें अलग अलग होते हैं। जबकि हम बात करें भ्रूणीय परिसंचरण में, तो यहाँ पर मिश्रित प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है। पहला पॉइंट तो यही होता है। ठीक है। तो भ्रूणीय परिसंचरण में किस प्रकार का रक्त होता है, मिश्रित प्रकार का होता है, यानी शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग नहीं होते हैं। तो वो कैसे नहीं होते हैं, इसके बारे में बात करें तो सबसे पहले है कि जो भ्रूण है, उसके लिए जो रक्त सप्लाई आती है मां से, किसके द्वारा आती है, यहाँ पर अम्बिलिकल वेन के द्वारा रक्त सप्लाई आती है। इसके द्वारा आती है भ्रूण के लिए रक्त सप्लाई, अम्बिलिकल वेन के द्वारा आती है। ठीक है। प्लेसेंटा से अम्बिलिकल वेन के द्वारा किसके लिए रक्त सप्लाई प्रवेश होती है, यानी अम्बिलिकल वेन के द्वारा रक्त प्रवेश करता है कहां पर, भ्रूण के शरीर में। ठीक है। जो कि नाभि से जुड़ा हुआ रहता है। अम्बिलिकल वेन से यह रक्त कहाँ पहुंचता है, पोर्टल वेन में पहुंचता है। यानी पोर्टल वेन कहाँ है, लीवर के लिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ हिस्सा तो चला जाता है पोर्टल वेन के द्वारा, कहाँ, लीवर में। लेकिन इसका अधिकांश भाग, ठीक है, इस रक्त का जो रक्त सप्लाई जा रही है, शुद्ध रक्त जो जा रहा है, वो एक संट होता है, यानी लीवर में चला गया कुछ भाग, लेकिन अधिकांश जो रक्त है वो सीधे कहाँ जाएगा, महाशिरा में पहुंचता है, उधर ही महाशिरा में पहुंचता है। और उस भाग को हम क्या बोलते हैं, रक्त से ब्लड सप्लाई पाई जाती है, एक नली पाई जाती है, उसको हम बोलते हैं डक्टस वीनोसस। क्या कहते हैं, डक्टस वीनोसस। तो ये क्या हो गया, एक तरह का शॉर्टकट हो गया इसके लिए जो शुद्ध रक्त आ रहा है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें कि जो माँ के गर्भ से, जो माँ के शरीर से जो रक्त प्रवेश करता है भ्रूण के शरीर में, वो किसके द्वारा करता है, अम्बिलिकल वेन के द्वारा करता है। यह अम्बिलिकल वेन रक्त को लेकर के जा रही है। ठीक है। अम्बिलिकल वेन रक्त को लेकर के जा रही है, ये लीवर में से गुजरने से पहले क्या बनाती है, एक बाईपास बनाती है। क्या बना रही है, बाईपास, ये वाला भाग। ठीक है। और इस भाग को हम क्या बोलते हैं, डक्टस वीनोसस कहते हैं। तो अधिकांश रक्त तो यहाँ से किस में पास कर दिया जाता है, सीधे जो महाशिरा है उसमें डाल दिया जाता है। लेकिन इसी रक्त का जो शुद्ध रक्त आ रहा है कहाँ से, माँ के जो प्लेसेंटा के द्वारा अम्बिलिकल वेन से कुछ हिस्सा किस में होकर के आ रहा है, लीवर में होकर के गुजर करके आता है। और लीवर में किसके द्वारा प्रवेश करता है, पोर्टल वेन के द्वारा प्रवेश करता है। तो यह रक्त कहाँ आ गया, महाशिरा के द्वारा, कौन से भाग में आएगा, दाएं आलिंद में आएगा। ठीक है। और दाएं आलिंद से किस में आएगा, ये यहाँ पर दाएं आलिंद में पहुंचा, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आएगा। ठीक है। और दाएं निलय से यह रक्त शुद्ध होने के लिए कहा जाता है फेफड़ों में। ठीक। लेकिन भ्रूण के फेफड़े कैसे होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, वहां पर वो सक्रिय नहीं होते। तो अब इसको इस तरह से समझें। देखो, ये हो गया प्लेसेंटा।
ठीक है, प्लेसेंटा से रक्त चला यहाँ से अम्बिलिकल वेन के द्वारा। ये क्या हो गई, अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन यानी सिरा। ठीक है, अब इस अम्बिलिकल वेन का जो रक्त है वैसे तो इस लीवर में होकर के गुजरना चाहिए था। ठीक है, लेकिन यह पूरा रक्त इस लीवर में होकर के ना जा करके यहाँ से एक बाईपास बनता है, क्योंकि हमें ये पता है कि शरीर का पूरा रक्त जो है वो दाएं आलिंद में, कौन से वाले भाग में, दायां भाग और ये बायां भाग, तो दाएं आलिंद में ये कौन सी चीज है, महाशिरा। महाशिरा में के द्वारा पहुंचता है। ठीक है, भ्रूण में भी रहेगी। तो ये इसका जो अधिकांश भाग है, यानी जो रक्त है यह लीवर में ना जा करके, ठीक है, एक छोटी सी सिरा एक होती है जिसे हम बोलते हैं डक्टस वीनोसस। क्या बोलते हैं, डक्टस माने यानी छोटी नलिका, और वीनोसस मतलब दो वेन्स के बीच में है ये, वीनोसस। तो कौन कौन सी वेन के बीच में है, ये पोर्टल वेन। ठीक है, ये जो यहां से जा रही है कौन सी है, पोर्टल वेन, और यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर ये महाशिरा। तो महाशिरा को भी हम क्या बोलते हैं, वेना केवा, ये वेन ही है। तो दो वेन के बीच को जोड़ने का काम ये करती है। ठीक है, तो डक्टस वीनोसस क्या करती है, रक्त को सीधे महाशिरा में डालती है, बजाय पोर्टल वेन द्वारा लीवर में भेजने की। यानी लीवर में नहीं भेजती पोर्टल वेन द्वारा, सीधे कहाँ डाल देती है ये, महाशिरा में डाल देती है। इसलिए यहाँ से रक्त, अधिकांश रक्त, ठीक है, कहाँ डाल दिया जाता है, महाशिरा में डाल दिया जाता है। अब ये जो रक्त है कहाँ पहुंचेगा, दाएं आलिंद में पहुंचेगा, दाएं आलिंद से दाएं निलय में पहुंचेगा, और दाएं निलय से यहाँ से कौन सी संरचना होती है, कोशीय धमनी होती है। कौन सी है यहाँ से, तो कोशीय धमनी। ठीक है, अब हमें ये पता है कि ये फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा जो रक्त जा रहा है वो फेफड़े तो सक्रिय है ही नहीं, तो वहां जाएगा कैसे, तो अब ये रक्त जाएगा कहाँ फिर। ठीक है, अब देखो ये रक्त पहुंचेगा कैसे, इसके बारे में बात करते हैं। दूसरी चीज अगर हम बात करें, तो जो रक्त आता है फेफड़ों से वो किसके द्वारा आता है, फुफ्फुसीय सिरा के द्वारा आता है। ठीक है, लेकिन फुफ्फुसीय सिरा में, क्योंकि फेफड़े तो एक्टिव है ही नहीं, तो रक्त कैसे आएगा। अब एक संरचना और होती है जिसे हम बोलते हैं महाधमनी। ये कौन सी संरचना हो गई, महाधमनी, और जिसे हम क्या बोलते हैं, अरोटा। अब यहाँ पर उच्च धमनी और महाधमनी, इन दोनों के बीच एक संयोजन पाया जाता है, जोड़ पाया जाता है। जिस तरह से डक्टस आर्टेरियोसस पाई जाती है, उसी प्रकार से एक संरचना पाई जाती है जिसे बोलते हैं हम डक्टस वीनोसस। क्या कहते हैं इस संरचना को हम, डक्टस वीनोसस। ये कौन सी संरचना हो गई, डक्टस आर्टेरियोसस, क्योंकि दोनों आर्टरियों के बीच में है, आर्टीरियोसस। ठीक है, तो डक्टस आर्टीरियोसस किस किस के बीच में है, फुफ्फुसीय धमनी और महाधमनी के बीच में। तो जो रक्त कहाँ जाना चाहिए था, फेफड़ों में जाना चाहिए था, और फेफड़े कैसे हैं, निष्क्रिय हैं।
तो ये रक्त वहां ना जाकर के कहाँ डाल दिया जाता है, इस महाधमनी में आ जाता है। ठीक है। अब यहां से यह रक्त कहाँ जाता है, जो शरीर है, शरीर के विभिन्न अंग हैं, उनमें पहुंचता है। यहां से कहाँ जाएगा, शरीर के लिए। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों में पहुंचेगा, रक्त की सप्लाई हो गई। अब यहां से यही रक्त किसके द्वारा जाएगा, यहीं से क्या निकल रही है, ये महाशिरा निकल रही है। ठीक है, शरीर के विभिन्न अंगों से जो रक्त को एकत्रित करके ले जाएगी, वो कौन लेके जाएगी, महाशिरा एकत्रित करके रक्त को लेकर के जाती है। ठीक है। तो इस तरह से सर्कुलेशन चलता है। लेकिन अभी हमारा ये वाला हिस्सा रह गया, कौन सा, बायां भाग। तो यहां पर रक्त कैसे आएगा, क्या ये हिस्सा खाली रहेगा, नहीं। तो होता क्या है यहाँ पर कि जो रक्त महाशिरा के द्वारा इस दाएं आलिंद में आया, ठीक है, तो भ्रूणीय अवस्था में यहां पर अंतरा आलिंदी पट में एक फोसा पाया जाता है। ठीक है, सॉरी, फोरामन पाया जाएगा, यानी क्या पाया, छिद्र पाया जाता है। और इस छिद्र को हम क्या बोलते हैं, फोरामन ओवेल। क्या कहते हैं, फोरामन ओवेल कहते हैं, क्योंकि ये अंडाकार होता है, एक अंडाकार छिद्र होता है। तो जो रक्त महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में आया, तो इस फोरामेन ओवेल के द्वारा यह रक्त कहाँ आ जाता है, बाएं आलिंद में भी आ जाता है। और फिर बाएं आलिंद से कहाँ आ जाएगा, बाएं निलय में आ जाएगा। और बाएं निलय से महाधमनी के द्वारा ये कहाँ विभिन्न अंगों के लिए सप्लाई कर दिया जाता है। और जो रक्त, यानी उस ये धमनी के द्वारा कहाँ पहुंचा था, फेफड़ों के लिए, लेकिन फेफड़े तो क्या है, वहां पर बंद है। ठीक है, तो आगे तो ये जाएगा नहीं। और जो फेफड़ों के लिए रक्त गया था, वो किसके द्वारा वापस महाधमनी में आ जाता है, एक यहाँ पर छोटी सी संरचना पाई जाती है धमनिका के रूप में, जिसे हम बोलते हैं डक्टस आर्टीरियोसस। तो उस डक्टस आर्टीरियोसस के द्वारा जो रक्त फेफड़ों को जाना चाहिए था, लेकिन फेफड़ों में इसलिए नहीं पहुंचता है क्योंकि फेफड़े कैसे हैं, निष्क्रिय। तो डक्टस आर्टीरियोसस के द्वारा महाधमनी में डाल दिया जाता है, और महाधमनी में के द्वारा ये शरीर के लिए आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से रक्त का क्या चल रहा है, संचरण चल रहा है। और बाएं आलिंद में कैसे आया रक्त, फोरामन ओवेल के द्वारा आया। ठीक है, तो यहाँ पर रक्त पूरी तरह से क्या रहता है, मिश्रित रहता है। यानी जिस तरह से हम देख रहे थे सिस्टेमिक सर्कुलेशन में कि भाई दाएं भाग में अशुद्ध रक्त था और बाएं भाग में शुद्ध रक्त था, लेकिन यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध अलग अलग नहीं होता। शुद्ध रक्त प्लेसेंटा के द्वारा आता रहता है, वो पुराने रक्त में मिलता हुआ रहता है। ठीक है, तो ये शरीर से बाहर निकलेगा कैसे। ठीक है, हमें ये पता है अम्बिलिकल वेन से रक्त आया, ठीक है, कुछ भाग लीवर में पोर्टल वेन के द्वारा पहुंचा, और आगे महाशिरा में पहुंचा, और अधिकांश रक्त, ठीक है, अम्बिलिकल वेन से सीधा वीनोसस के द्वारा किसमें डाल दिया, महाशिरा में डाल दिया। महाशिरा से दाएं आलिंद में आया, और दाएं आलिंद से दाएं निलय में आया। दाएं निलय से यह रक्त किसमें पहुंचा, फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों के लिए गया, लेकिन फेफड़े कैसे हैं, निष्क्रिय है। लेकिन फेफड़े निष्क्रिय है, तो यहाँ पर डक्टस आर्टरियोसस के द्वारा किसमें डाल दिया गया, महाधमनी में डाल दिया गया। महाधमनी के द्वारा पूरे शरीर में चला गया। और बाएं आलिंद में कैसे पहुंचा रक्त, इस अंतरा आलिंदी पट में, यानी दोनों आलिंदों के बीच में जो पट है, उसमें क्या पाया जाता है, एक छिद्र पाया जाता है, जिसे हम बोलते हैं फोरामन ओवेल। उसके द्वारा बाएं आलिंद में चला गया। ठीक है, बाएं आलिंद से बाएं निलय में आ गया, और फिर यहां से रक्त पूरे शरीर के लिए सप्लाई हो जाता है। ठीक है, अब देखो, अब इस यहां से निकलती है एक अम्बिलिकल आर्टरी। क्या निकलती है, अम्बिलिकल आर्टरी निकलती है। तो इस अम्बिलिकल आर्टरी के द्वारा ही यह रक्त प्लेसेंटा में वापस छोड़ दिया जाता है। तो ये क्या हो गई, यहां पर दूसरी संरचना क्या हो गई, ये अम्बिलिकल आर्टरी। तो इस तरह से ये भ्रूणीय परिसंचरण पाया जाता है। तो भ्रूणीय परिसंचरण में अब, जब ये तो हो गई भ्रूणीय संचरण, भ्रूणीय अवस्था की बात। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, तो ये डक्टस वीनोसस, डक्टस आर्टेरियोसस और फोरामन ओवेल तीनों क्या हो जाते हैं, रूडिमेंट्री हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये यहाँ पर क्या होगा, ये बंद हो जाएगा, जो अंतरालिंदी पट है वो बंद हो जाएगा।
और शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग रहेगा। लेकिन कभी कभी ये जो फोरामन ओवेल है, डक्टस आर्टेरियोसस है, ये बंद नहीं हो पाते, तो जिसकी वजह से जो रक्त है बच्चे के अंदर मिश्रित होता रहता है। अब मिश्रित रक्त होगा तो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं होगी शरीर को, और बच्चे का शरीर जो है वह नीला रहने लगता है। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं ब्लू बेबी या साइनोसिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या इनको बोल देते हैं एट्रियल सेप्टा इफेक्ट, एसडी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये किसकी वजह से होता है? सामान्यतः जब ये कभी बंद नहीं होते हैं, और ये फोरामेन ओवेल किस में कन्वर्ट हो जाता है? फोसा ओवेलिस में। फोसा मीन्स गड्ढा, और ओवेलिस मीन्स जो ओवेल के स्थान पर है। तो यहाँ पर क्या है, ये गड्ढा बन जाता है, ये बंद तो हो जाता है लेकिन हल्का सा क्या रह जाता है, ये गड्ढा। तो फोरामेन ओवेल का जो अवशेषी स्थान है बंद होने पर जो रहता है, कहाँ पर? अंतरा आलंदिक पट में, उसे क्या बोलते हैं हम? फोसा ओवेलिस कहते हैं। ठीक है, तो ये संरचनाएं होती हैं किससे संबंधित? आपके भ्रूणीय परिसंचरण से संबंधित। देखो अब इसको यहाँ पे समझ लो एक बार। तो देखो ये हो गई अम्बिलिकल वेन, इसके द्वारा रक्त गया, तो यहाँ पर जो रक्त है लीवर में ना जाकर के पूरा डक्टस आर्ट वीनोसस के द्वारा कहाँ डाल दिया गया? महाशिरा में डाल दिया गया। महाशिरा से रक्त कहाँ पहुंचा? ये दाएं आलिंद में पहुंचा, दाएं आलिंद से दाएं निलय में आया, दाएं निलय से ये रक्त कहाँ जाता है? फेफड़ों को। लेकिन फेफड़े कैसे हैं? निष्क्रिय है। ठीक है, और ये निष्क्रिय हैं तो यहाँ पर देखो, ये जो महाशिरा महाधमनी है, महाधमनी के द्वारा रक्त कहाँ आ रहा है? एरोटा के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों के लिए आ रहा है। लेकिन यहीं पर एक संरचना पाई जाती है डक्टस आर्टेरियोसस, तो यहाँ पर ये क्लियर कट नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो जो महाधमनी है, महाधमनी और पल्मोनरी धमनी के बीच में, यानी पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक लिंक होता है, एक छोटी सी धमनिका होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? डक्टस आर्टेरियोसस कहते हैं। ठीक है, तो देखो कुछ पॉइंट की बात कर लेते हैं यहाँ पर। अम्बिलिकल वेन, अम्बिलिकल आर्टरी, फोरामन ओवेल, डक्टस आर्टेरियोसस, डक्टस वीनोसस। ठीक है, तो कहाँ लिखे हैं इसी में लिखे? चलो यहाँ पे लिखते हैं। भ्रूणीय परिसंचरण, भ्रूणीय परिसंचरण कैसा होता है? मिश्रित प्रकार का रक्त। कैसा होता है इसमें? मिश्रित रक्त। ठीक है, या ये कहें कि भ्रूण में शुद्ध और अशुद्ध रक्त अलग अलग नहीं होते। ठीक है, तो ये बात होती है भ्रूणीय परिसंचरण से संबंधित। ठीक है, तो यहाँ पर अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम से संबंधित फिजियोलॉजी है वो समाप्त होती है। ठीक है, अब एक टर्मिनोलॉजी आती है एनीमिया। तो एनीमिया के बारे में थोड़ा सा एक जनरल बात कर लेते हैं। देखो क्या होता है कि एनीमिया सामान्यतः किसे कहा जाता है? कि रक्त की कमी होना, यानी आरबीसी की कमी होना, या हीमोग्लोबिन की कमी होना, दोनों की जब कमी होती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? एनीमिया कहते हैं। ठीक है, आरबीसी व डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी का होना ही क्या कहलाता है? एनीमिया कहलाता है। अब एनीमिया के बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम मुख्य कारणों की बात कर रहे हैं, किस किस वजह से हो सकता है, इसके प्रकार कौन कौन से हो सकते हैं। पहला हो सकता है कि शरीर के अंदर जो रक्त बन रहा है, ठीक है, वो कैसा है? दोषपूर्ण रक्त है। यानी जो आरबीसी बन रही है वो सामान्य नहीं बन रही है, डिफेक्टिव बन रही है, और डिफेक्टिव बनेगी तो उसे क्या कर दिया जाएगा? नष्ट कर दिया जाएगा। और नष्ट कर दिया जाएगा तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि दोषपूर्ण रक्त बनने के कारण भी क्या होता है? एनीमिया होता है। और इस प्रकार के एनीमिया में हम कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है एप्लास्टिक एनीमिया, और एक आता है एनेमिक एनीमिया। ठीक है, इसी को हम क्या बोल देते हैं? एप्लास्टिक एनीमिया या एनेमिक एनीमिया बोल दिया जाता है। दूसरा है
कि यदि शरीर से किसी चोट के कारण, ठीक है, या अन्य किसी कारण से अधिक रक्त का स्राव हो गया, ठीक है, शरीर से बाहर निकल गया, तो शरीर से जब रक्त बाहर निकलेगा तो आरबीसी भी बाहर आएंगी, और आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन की भी कमी हो जाएगी। तो आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी हो गई, तो इस ये क्या कहलाता है, हेमरेजिक एनीमिया या हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक का मतलब है आरबीसी फट गई, ठीक है, आरबीसी नष्ट हो गई। तो अत्याधिक रक्त के स्राव के कारण भी एनीमिया हो सकता है, जिसमें आते हैं अपने हेमरेजिक एनीमिया और हीमोलाइटिक एनीमिया। अगला है आरबीसी की असामान्य संरचना। शरीर में आरबीसी की असामान्य संरचना बन रही, उसमें सिकल सेल एनीमिया और थैलेसीमिया आ जाते हैं। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया में क्या है कि जो आरबीसी है हाशियाकार बनती है, ठीक है, तो उनको नष्ट कर दिया जाता है। अब एप्लास्टिक एनीमिया की बात करें तो इसमें क्या होता है कि बोन मैरो के कार्य में बाधा आ जाती है, जिसके कारण जो आरबीसी हैं वो नहीं बन पाती है, ठीक है, तो वहां पर जो इरिथ्रोपोइसिस है वो नहीं हो पाती, आरबीसी का निर्माण नहीं हो पाता और एनीमिक कंडीशन उत्पन्न होती है। इसके अलावा एनीमिक एनीमिया की बात करें कि जिसमें जो शरीर के अंदर आरबीसी को नष्ट कर दिया जाता है, उनकी कमी हो जाती है, असामान्य आरबीसी बनती हैं। एक है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। ये किस वजह से होता है? मेगालोब्लास्टिक मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बनता है आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन बी 12 की कमी के कारण, ठीक है। तो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया क्या है? तो सिंपल सी बात है कि इसका वजह क्या है, मेगालोब्लास्ट यानी बड़े बड़े पिंड बन जाते हैं आरबीसी के, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मेगालोब्लास्टिक। तो आयरन की कमी हो जाएगी रक्त में या शरीर में, या फोलिक एसिड की कमी हो जाएगी, या विटामिन बी 12 की कमी हो जाएगी, तो कौन सा एनीमिया होगा? मेगालोब्लास्टिक प्रकार का एनीमिया होता है। माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक यानी आकार भी छोटा हो गया और उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी सामान्य से कम है, और ये किसकी वजह से होता है? आयरन तत्व की कमी के कारण होता है। केवल आयरन तत्व की कमी होगी तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया होगा। अगला है मैक्रोसाइटिक और हाइपरक्रोमिक। आकार आरबीसी का सामान्य से बड़ा है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन भी सामान्य से ज्यादा है, और ये होता है विटामिन बी 12 की कमी के कारण, केवल विटामिन बी 12 की कमी के कारण। तो ये जो बन रही हैं ये सभी कैसी बन रही हैं? असामान्य आरबीसी बनती हैं, और जिनको शरीर के द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से आरबीसी और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। मेगालोब्लास्टिक में आयरन तत्व की भी कमी है, फॉलिक एसिड की भी कमी है और विटामिन बी 12 की भी कमी है, तीनों की कमी है। और यदि केवल आयरन की कमी होती है तो माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक होता है, और यदि केवल विटामिन बी 12 की कमी है तो वहां पर मैक्रोसाइटिक हाइपरक्रोमिक एनीमिया होता है। एक है परनीसियस एनीमिया। तो ये जो परनीसियस प्रकार का एनीमिया है यह है सामान्यतः बुजुर्ग लोगों में, ठीक है, या वृद्ध लोगों में होता है, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि उनमें HCl का स्राव कम हो जाता है। स्टोमक में किसका स्राव कम हो जाता है? कम हो जाता है, पाचन शक्ति कम हो जाती है, जिसके कारण जो विटामिन बी 12 है उसकी कमी हो जाती है, या विटामिन बी 12 का अवशोषण नहीं हो पाता है। और विटामिन बी 12 की कमी से जो एनीमिया होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? परनीशियस एनीमिया कहते हैं। परनीशियस एनीमिया जो है वो वृद्ध लोगों से, बुजुर्ग लोगों से, ओल्ड एज से संबंधित है, जिसमें HCl की कमी हो जाती है, भोजन का पाचन सही ढंग से नहीं हो पाता है और विटामिन बी 12 का अवशोषण नहीं हो पाता है, और परनीशियस प्रकार का एनीमिया होता है, ठीक है। तो ये थी कुछ एनीमिया के बारे में। तो यहाँ पर इस तरह से अपना ये टॉपिक समाप्त होती है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।